ओके, सो प्रीवियसली हमारा लाइट टॉपिक चल रहा था। लाइट में ऑलमोस्ट हमने लेंसेज तक कंप्लीट कर दिया हुआ था, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। ओके, आज मोस्टली हमें लाइट में डिस्कस करना है लाइट की स्पेसिफिक फिनोमेना दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ठीक है, तो हमें आज बेसिकली डिस्पर्सन के बारे में मेन पोर्शन हमें डिस्कस करना है। ओके, इसके बाद एक पार्ट रहता है जो आपके क्लास 10th बुक पे रहता है। क्लास 10th में नेम कैसा रहता है आपको? क्लास 10th में नेम रहता है दिस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ओके, सो बेसिकली ह्यूमन आई को पहले हमें देखना रहेगा और फिर कलरफुल वर्ड मतलब वाइट लाइट का जो कलर्स का सिनेरियो है वो सारा कुछ हमें डिस्कस करना है। तो मैं ह्यूमन आई को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं डिस्पर्सन की प्रोसेस को डिस्कस करूंगा। ओके, तो किस तरीके से एक प्रिज्म के थ्रू हम डिस्पर्सन को देखते हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रिज्म में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रिज्म से हमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा और प्रिज्म से डिस्पर्सन कैसे होगा, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। तो अभी मैंने लेंस बनाया था और लेंस में बताया था कि लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लाइट अगर ऐसे जा रही है तो ये लेंस इसको बेंड कर देने वाला है, डेविएट कर देने वाला है। ठीक है और इससे हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्विंग किए हैं। तो अभी आज का हमारा जो मेन डिस्कशन है वो है किसको लेकर? प्रिज्म को लेकर। ओके, तो आज हमारा डिस्कशन है प्रिज्म को, कि प्रिज्म में हम चीजें कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म में हम रिफ्रैक्शन कैसे दिखाते हैं, फिर हम डिस्पर्सन की बात करेंगे। तो पहले देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, अच्छा, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन को मैं समझाता हूँ। देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यार प्रिज्म क्या है। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखने से पहले हमें देखना चाहिए कि प्रिज्म किस चीज को बोलते हैं। तो प्रिज्म की अगर मैं बात करूँ, प्रिज्म किसे बोलते हैं, तो प्रिज्म सिंपल सी बात है, एक ऑप्टिकल मटेरियल है। वो किसी भी दो सरफेस के बीच में बाउंड मटेरियल हो सकता है। ऑप्टिकल मटेरियल मतलब जिससे लाइट पास हो सकती है। सो इट कैन बी वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिज्म की डेफिनेशन क्या सर है देख, या सर यानी जो हम जनरली यूज करते हैं प्रिज्म, वो कोई भी शेप का हो सकता है ना, यानी बस। कोई भी शेप का हो सकता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिज्म का डेफिनेशन क्या है। इट इज अ ऑप्टिकल मटेरियल, ओके, ऑप्टिकल मटेरियल बाउंड between two surfaces out of which one must be inclined. Okay, out of which at least one surface must be inclined. तो एकदम सिंपल हो गया मुझे लग रहा है। इंक्लाइन का मतलब ये है कि नॉट पैरेलल। इंक्लाइन का मतलब क्या है? नॉन पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब ये, सपोज मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मटेरियल रख देता हूँ। तो दिस मटेरियल इज बाउंड बिटवीन टू सरफेसेस बट दीज टू सरफेस आर पैरेलल नॉट इंक्लाइन, सो दिस इज नॉट प्रिज्म। ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज नॉट प्रिज्म, दिस इज नॉट प्रिज्म। ओके, लेकिन अगर मैं एक सरफेस ऐसा रख दूं और एक ऐसे स्लैंट रख दूं, नाउ दिस इज प्रिज्म। समझ आया? हाँ सर। तो ये हो गया। सो बेसिकली ये जो स्लैंट सरफेस है ये इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने वाला है, ये जो स्लैंट सरफेस है। डन। तो अगर मुझे और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो और बेस्ट वे होता है क्या, कि दोनों सरफेसेस को स्लैंट कर दो। तो दोनों सरफेस को स्लैंट करोगे तो दोनों जो है रिफ्रैक्शन में हमें यूज करेंगे, हेल्प करेंगे दोनों। तो ये भी प्रिज्म है हमारा। लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारा सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड प्रिज्म है उसमें हम ऊपर का सरफेस ऐसा ओपन नहीं रखते हैं, उसको क्लोज करके रखते हैं। तो वो हो जाता है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। सो ये हमारा एक्चुअल ट्रायंगुलर प्रिज्म है।
ठीक है, ये प्रिज्म हम स्टडी करते हैं, स्टडी में हर जगह हम ये देखते हैं। और ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मतलब अगर इसे हम एक्चुअल देखें तो 3D में थोड़ा सा देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है, ये ट्रायंगल है और ये है, ठीक है। तो एक्चुअली ये प्रिज्म कुछ इस तरीके का है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो इसका मतलब ऐसा 3D में ये पूरा मटेरियल इस तरीके से है। क्लियर? तो देखने में हम सिर्फ साइड सरफेस देखते हैं, एक्चुअल देखेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरीके का ये पूरा मिलेगा कि ये हमारा प्रिज्म का एक मटेरियल है जो इस तरीके से ट्रायंगुलर सरफेस है, और ये उसकी क्या हो जाती है, डेप्थ हो जाती है, ये बन जाती है अंदर लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा प्रिज्म जो हम ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है कि इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा। प्रिज्म समझ आया सबको? ओके। अब देखें रिफ्रैक्शन कैसे देखना है। तो पूरा प्रिज्म बना के बस स्टडी करना है थोड़ा सा अब हमें रिफ्रैक्शन की। तो चले रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म। अब लाइट रे यहाँ पर आ रही है, लेट से क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड, तो ये बना दिया हमने नॉर्मल। ओके, तो इस लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, कोई डाउट? नहीं, मतलब जाना चाहिए था अगर प्रिज्म नहीं होता। अब ये प्रिज्म टुवर्ड्स क्या नॉर्मल। करेगा, ये डेंसर मटेरियल है, मान लेते हैं इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कुछ n है। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी, ये लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी। सबको समझ आया? यस। ओके, तो ये हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट। ओके, अब फिर से क्या करेंगे, अब ये बाहर निकलने के लिए पहले फिर से हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। फिर से अब हम एक नॉर्मल बना लेंगे, डन। और ये बाहर निकलना चाहिए अपने ग्रीन पाथ पे, बट अब ये वापस से रेयरर मीडियम में आ गया तो ये फिर से डेविएट होगी। क्लियर? तो बेसिकली ये रे आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, और इसे मैं एक्सटेंड करके देखूं सो दिस विल बिकम माय डेविएशन। समझ आया सबको? ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम आवर डेविएशन। डेविएशन को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, डो से, मैंने ऐसे पहले बताया भी है। ठीक है, तो इसको नेम क्या देते हैं, ये हमारा हो जाता है इंसिडेंट रे। और ये जो बाहर निकल जाती है इसको इमर्जेंट रे बोल देते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्शन समझ आया सबको कि ये लेट्स से आई एंगल पर आ रहा है, तो ये जो रिफ्रैक्ट होगा इसको हमने बोल दिया नेम R1। ठीक, अब ये दूसरे के लिए इस तरीके से एक एंगल बनेगा जिसे हमने बोल दिया R2, और ये फाइनली जो नॉर्मल से एंगल बनेगा उसे हमने बोल दिया ये, दिस इज अवर इमर्जेंस एंगल। क्लियर? तो रिफ्रैक्शन मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। अच्छा एक चीज और, ये जो एक एंगल होता है प्रिज्म का एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है। इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस ए को क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल, या फिर बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। सो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि रिफ्रैक्टिंग मतलब कहाँ का रिफ्रैक्शन दिया है, नहीं, रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब क्या दिया है, प्रिज्म का एंगल दिया है, एपेक्स एंगल भी बोलते हैं। तो क्लियर रहेंगे तीनों नेम? ओके, चले फर्स्ट सरफेस पे देख लेते हैं। फर्स्ट सरफेस स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। हाँ। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पर एयर है, तो एन एयर क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब स्नेल्स लॉ क्या होगा, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 एन R1। सर एन है ना? हाँ वो अब मैं लिखूंगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, N1 1 है, साइन आई विल रिमेन साइन आई, n will be n and this will become sin R1। तो you can solve it any time, मतलब आपको I1 दिया है तो R1 पूछ सकता है, I'm just writing it here only।
क्लियर? तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इट विल बिकम साइन I बाय साइन R1। ठीक है, क्लियर? yes, अच्छा, कुछ चीजें जो आपको हम 10th पे नहीं बताएंगे वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होती हैं और उसके डेरिवेशन भी है, बट मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि लेट से मैं एक प्रिज्म यूज कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि यार ये जो रे मेरी डेविएट हो रही है ज्यादा ना डेविएट हो, ये डेविएशन क्या हो? मिनिमम हो। तो हम क्या कर सकते हैं? समझ आया? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, कि अगर प्रिज्म है और ये रे ऐसे जा रही थी, ठीक है, और हमें चाहिए कि जो फाइनल डेविएशन है वो ज्यादा नहीं हो। क्लियर? ये क्या है? दो एम बोलूंगा मैं इसे, इसका मतलब क्या है? मिनिमम डेविएशन। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे हम? मिनिमम डेविएशन। तो यहां पर कंडीशन होती है फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अब ये स्कोप में नहीं है बट मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूं कि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या क्या हो जाता है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए ये जो R1 और R2 है ना, ये सेम आ जाते हैं। क्लियर? और लेट से हम इन्हें बोल रहे हैं R, और ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है A/2। तो याद रखेंगे ये कंडीशन कि ये जो यहाँ पर R1 R2 होते हैं, मिनिमम डेविएशन के केस में ये कितने होने चाहिए? A/2। A/2 के जितने होने चाहिए, तभी काम बनेगा। ठीक है, तो बाकी हम सॉल्व कर देंगे। अगर हम बात करें मैथमेटिकली, अगर हम बात करें तो I और R और डेविएशन, इन सब में क्या रिलेशन होगा? तो जो डेविएशन आता है वो ये आता है कि देखें, यहाँ पर जैसे हमने फिगर बनाया, हमने बताया कि ये रे गई, तो पहला वाला डेविएशन कितना है? फर्स्ट सरफेस का डेविएशन, कितना है? डो वन अगर हम बोले तो जा रहा था I1 से, I से, और रिफ्लेक्ट हुआ किससे? R1 से, तो यही हो जाएगा डेविएशन। ठीक है, सेकंड सरफेस पर डेविएशन कितना हुआ? सेकंड सरफेस पर डेविएशन डो टू की बात करें तो सेकंड सरफेस पे क्या था? R2 से आया और निकल किससे गया? E से। दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा डेविएशन? E माइनस R2। ये हो गया हमारा डेविएशन। तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा? टोटल डेविएशन वो हो जाएगा क्या? डो वन प्लस डो टू। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा? I प्लस E E माइनस प्लस माइनस वन 2। प्लस R2। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मिनिमम डेविएशन के केस में एक चीज हमें ये पता होती है कि R1 R2 सेम होंगे और वो A/2 जितने होंगे। एक तो ये बात पता है हमें फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, हाँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है कि मिनिमम डेविएशन के केस में जिस एंगल पे इंसिडेंट है उसी एंगल पे इमर्ज होना चाहिए, तब सबसे ज्यादा मिनिमम डेविएशन देखने को मिलता है। तो ये दो बातें हमें काम में आने वाली हैं। तो हमारे मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? दोनों को ही क्या लिख सकते हैं अब? I, और इसको क्या लिख सकते हैं? A/2 और A/2 मिलके क्या बन जाएगा? A। A। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम निकाल सकते हैं कि मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट माइनस A। समझ आया? सर। मतलब मैं बोलूंगा कि किस, सपोज मैंने 30 डिग्री पर इंसिडेंट कराया है और मैंने आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, तो क्या आप R1 R2 निकाल पाओगे क्या? नहीं, बट आप बता सकते हो कि चाहे n कुछ भी ले ले, कुछ भी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मिनिमम कितना डेविएशन आएगा। और लेट से प्रिज्म है 20 डिग्री का, तो बताएं मिनिमम पॉसिबल डेविएशन कितना होगा? 2 इंटू 30 माइनस 20, 20। मतलब 40 डिग्री का तो डेविएशन आएगा ही आएगा। समझ आया? हाँ सर। हाँ, तो ये जस्ट एक पॉइंट है कि डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं। लिखने की जरूरत है ये एग्जांपल यहाँ पर? चलो सर, एग्जांपल, हाँ। वो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल में
यानी दोनों यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल से और नॉर्मल एंगल बनेगा वो फाइनल, उसको इमर्जेंस बोलते हैं, ये उतना ही बनेगा। ओके, हम्म। यानी दोनों पैरेलल होंगी ऐसे कुछ नहीं होता ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इनके नॉर्मली पैरेलल नहीं होंगे ना, ज्योमेट्रिकली देखो हम्म। पैरेलल वगैरह नहीं होते, क्योंकि इनके नॉर्मल अलग है, वो तो इस ट्रायंगल पे डिपेंड करेंगे ना नॉर्मल कैसे होंगे। हम्म। ठीक है, तो सपोज ए इज इक्वल टू मैंने दे दिया आपको 20 डिग्री और ये दे दिया आपको 30 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब देन मिनिमम पॉसिबल डेविएशन हो जाएगा 2 × 30 माइनस ए, मतलब ए कितना है 20 डिग्री, सो मिनिमम डेविएशन कितना हो जाएगा 40 डिग्री। मुझे लगता है एग्जांपल समझ आ गया सबको। हाँ सर। ओके, फिर कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करा लेता है, तो हमें ऑलरेडी ये भी पता है क्या, इसे बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला क्या देखिए, फर्स्ट सरफेस पे हमने लगाया था n इज इक्वल टू क्या आया था, साइन आई बाई साइन R1, याद है? हाँ हाँ। अच्छा, तो उसे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, साइन आई को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से, अगर मुझे डो एम गिवन है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m प्लस ए बाई 2, ये हो जाएगा ना। हम्म। तो ये हम लिख सकते हैं जब हमें ऐसा डो वन गिवन हो, तो ये आई भी लिख सकते हैं, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब आपको डो एम गिवन हो कि दिस इज द मिनिमम डेविएशन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, और R1 क्या था, ए बाई 2 था। तो दिस वन इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला विच इज बेस्ड ऑन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सारा कुछ आपके लिए एकदम नया है, तो टेंशन नहीं ले लेना है यार, आराम से समझना है। क्लियर? देखिए क्या क्या हमने सीख लिया। हमने पहले देखा कि यार प्रिज्म कैसा हो सकता है, और फिर हमने देखा कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कितना हो सकता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन सॉल्व कर दिया जब R1 और I गिवन होंगे। ठीक है, सपोज क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा करता है जिसमें R1 R2 ये सब नहीं देता, और उसमें क्या पूछता है आपसे, मिनिमम डेविएशन के बारे में पूछता है, तो हम डायरेक्टली ये सब बता सकते हैं। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के लिए ये क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे एक और स्पेशल पॉइंट बताता हूँ, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन, मतलब क्या, अगर डेविएशन छोटा होगा तो कुछ याद है, सपोज सपोज मैं आपसे बोलूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, बताओ? 1/2। 1/2, सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 5 डिग्री की बताओ, बता पाओगे क्या? नहीं। नहीं। लेकिन एक जुगाड़ है, अगर ये एंगल बहुत छोटा हो, मतलब कितना, 10 डिग्री से कम, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, इट इज इक्विवेलेंट टू थीटा इन रेडियन। इसका मतलब पता है कितनी आएगी साइन 5 डिग्री की वैल्यू? 5 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 बाई 5/180। 180। तो इसे सॉल्व कर दो, जो भी वैल्यू आएगा पॉइंट में वो वैल्यू होगी साइन 5 डिग्री की। समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ, तो ये जो है फिर हम समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा, फॉर स्मॉल एंगल एंड डेविएशन मुझे पता है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ओनली। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू, साइन को क्या करें, हटा दें, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, डो एम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू, तो टू क्या होगा, कट, और ए को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एन ए इज इक्वल टू डो एम प्लस ए। तो अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला भी आ जाता है, कितना, ए ब्रैकेट में n माइनस 1, और ये फॉर्मूला हाईली इंपॉर्टेंट है। हाउ मच मिनिमम डेविएशन इट कैन कॉज, ये हम निकाल सकते हैं, जहां पे ए हमें पता है
डिग्री। अब ए अगर 30 डिग्री दिएगा तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्या? फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस से बेटर हम लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो क्या होगा, ए 30 डिग्री है तो ये यूज नहीं करेंगे, ये सब कब यूज करेंगे, जब ए छोटा सा है, मतलब ए है 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे है, तो हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं। यस, तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। समझ आया सबको कि नहीं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म? समझ आया सर। ठीक है, गुड गुड। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 3 फार्मूले हैं इसमें, याद रख लेने हैं तीनों फार्मूले, और इसको अच्छे से कर लेंगे अपन। हाँ, चले, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है, आप समझ गए, जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है, ये बस डायरेक्ट ही आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मिरर का 1.5 है और एंगल है 4 डिग्री, व्हाट विल बी द मिनिमम डेविएशन, समझ गए? हाँ, 4 into 0.5। हाँ, सो 2 डिग्री विल बी द मिनिमम डेविएशन। ओके। यस। हम्म, चले, तो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। बिल्कुल, रिफ्रैक्शन ओके है? ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म। ओके, तो डिस्पर्सन देखिए, डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिस्पर्सन? स्कैटरिंग ऑफ। हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको थोड़ा और अच्छे वे में अगर बोलें तो डिस्पर्सन का मीनिंग है कि एक वाइट लाइट को अपने कलर कंस्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट होने को बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। इंटू, हाँ, कलर कंस्टिट्यूएंट्स में। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्पर्सन को बताया? न्यूटन। न्यूटन ने। तो इसकी स्टार्टिंग हुई न्यूटन से, पहले न्यूटन ने बताया ये चीज। न्यूटन explained that natural white light consists of 7 colors. Of 7 colors. ओके, ठीक है। और फिर उसने बताया कि ये जो व्हाइट लाइट है वो अपने कलर कंस्टिट्यूएंट्स में जो स्प्लिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into dispersion of light. ओके, तो ये कलर कंस्टिट्यूएंट्स में डिस्पर्स होना, उसको लाइट का डिस्पर्सन बोलते हैं। अब रीजन क्या है, डिस्पर्सन का रीजन क्या है, क्यों डिस्पर्सन होता है वो देखें। तो बड़ा सिंपल सा रीजन आया कि जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, वो क्या होता है, वो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है। अच्छा, वो डिफरेंट क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, सी बाई वी। इसका मतलब लाइट के हर कलर की स्पीड क्या होती है, अलग होती है, तभी तो उसका एन अलग आता है। तो इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, द कॉज ऑफ डिस्पर्सन इज द speed of each color being different
in different mediums. क्लियर? तो मुझे लगता है ये चीज सबको समझ में आ गई कि डिफरेंट मीडियम में उनकी स्पीड अलग अलग होती है, तो इसलिए वो चीज हमें यहाँ पर डिस्पर्सन को लेके आता है। तो डिस्पर्सन का कॉज क्या है? क्या सरफेस का कर्वेचर है? नहीं, हर जगह पर डिस्पर्सन देखने को मिलेगा, हर जगह पर आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब थ्योरम क्या है, कैसे डिपेंड करता है? तो हमें पहले कलर्स को वेवलेंथ के फॉर्मेट में समझना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैं डिस्पर्सन, आपको कलर्स का पता है, वेवलेंथ के बारे में, ठीक है? तो अगर मैं व्हाइट लाइट की बात करूं, तो एक व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है, जिन्हें हम किससे लिख सकते हैं? विबग्योर। विबग्योर से। ओके, इसमें सबको सारी चीजें पता ही हैं, ठीक है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारे कुछ, मैं सिर्फ दो लिख दे रहा हूं। तो ये जो रेंज होती है, वेवलेंथ की रेंज होती है इनकी, वेवलेंथ, तो इनकी वेवलेंथ होती है रेंज, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। हाँ सबसे ज्यादा होती है। तो इनकी वेवलेंथ इस तरीके से होती है, इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से, और ये बढ़ते हुए इंक्रीज होते हुए रेड की वेवलेंथ होती है 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में उनकी वेवलेंथ बढ़ती हुई जाती है कलर्स की। तो एक साइंटिस्ट थे कॉसी, सो एज पर कॉसीज थ्योरम, उन्होंने ये एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन दिया। न्यूटन ने तो समझाया कि ठीक है ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसे कलर कंस्टिट्यूएंट्स में लाइट आता है, बट कॉसीज थ्योरम के थ्रू फाइनली ये प्रूव हुआ कि होता क्या है ये क्या होता है, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू बी हायर, अगर एन ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। ठीक, एक्चुअली उल्टा बताया मैंने, उल्टा लिख दिया। पहले हमें क्या पता चलेगा? वेवलेंथ, कि वेवलेंथ क्या है? कम है। वेवलेंथ अगर कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। क्लियर? देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसका? ज्यादा होगा। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ? एज वी नो, एंड एज वी नो दैट वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c by v, सो स्पीड क्या होगी? स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब स्पीड कम। क्लियर? तो इसका मतलब लोअर वेवलेंथ हैज स्मॉलर स्पीड। क्लियर? ये कंक्लूजन समझ में आया? क्या आया? सर वो स्पीड वाला नहीं ये एन और भी उल्टे हैं रिलेशन में, है ना? अच्छा। हाँ ऐसे लिख लेते हैं, रुके। तो यहाँ पे क्या होगा देन? v इज इक्वल टू क्या आएगा? c बाई एन, और n बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होने लग जाएगी ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो ये सिचुएशन हुई। सो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये होगा लोअर वेवलेंथ हैज स्मॉलर स्पीड्स, नॉट इन वैक्यूम। वैक्यूम में सबकी क्या होती है? सेम होती है सर एयर में भी सेम ही होगी ना? नियरली सेम कह सकते हैं ना, हाँ क्योंकि हाँ एयर को हम नियरली वैक्यूम जैसे मानते हैं। क्लियर? तो हाँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या? इन वैक्यूम, इन वैक्यूम क्या होता है? स्पीड ऑफ वी ऑफ वायलेट एंड रेड क्या होती है? इक्वल। क्लियर? वैक्यूम में क्या होता है? ऑल कलर सेम स्पीड। इसमें कोई टेंशन? किसी को अच्छी चीज पता चली यहाँ पर? ऑल कलर हैज सेम स्पीड इन वैक्यूम। इन एयर बात करें
तो एयर में मैंने बताया कि एयर में हम नियरली सेम बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नियरली सेम बोल सकते हैं, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 1 ही कंसिडर करते हैं। तो इन एयर क्या होगा, नियरली सेम। इतना कि आप डिफरेंस नहीं देख पाओगे। इन अदर मटेरियल, ठीक, तो अदर मीडियम में वेवलेंथ जिसकी कम उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड स्लो। इसका मतलब वायलेट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, किससे, रेड से। रेड से। कहां पर, कोई भी मटेरियल, ग्लास, वाटर, कहीं पे भी। समझ आया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्रिज्म के अंदर क्या होता है स्पीड के फॉर्मेट में। अब सोचना, आप सोचो ये प्रिज्म है, यहां पर लाइट गई, अब यहां पर सारे कलर हैं, सब लोग अपना अपना अलग अलग कलर है, कौन फास्ट निकल जाएगा, रेड। रेड, हाँ। तो मैंने बताया था कि हमें इसे डेविएट करना है, लेकिन रेड बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो वो डेविएट हो पाएगा क्या, नहीं। लेकिन वायलेट बहुत बाद में निकलेगा, तो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हो जाता है। तो विबग्योर पैटर्न जो मिलता है हमें नीचे से ऊपर की तरफ मिलता है। तो रीजन समझ आया इसका, विबग्योर पैटर्न हमें नीचे की से ऊपर की तरफ क्यों मिलता है। हाँ सर। ओके, तो मैं यहाँ पर एक फिगर के थ्रू वो आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्पर्सन दिखाया हुआ है थ्रू अ प्रिज्म। तो ये व्हाइट लाइट यहाँ पर एंटर की, व्हाइट लाइट, और जाना चाहिए था इसे स्ट्रेट, बट देर इज फाइनल चेंजेस टू इट, और लाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गई। सो दिस इज द एक्चुअल डेविएशन। बट सारे कलर अलग अलग है ना, तो ऐसे एक्चुअल तो लिख नहीं सकते हैं। सो इसलिए ये जो बीच वाला कलर है उसे हम बोल देते हैं क्या, मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं, मीन मीन डेविएशन। डेविएशन। ठीक है, बाकी अलग अलग कलर का तो हम निकाल ही सकते हैं। जैसे ये वाला हो जाएगा किसका, रेड का। रेड। ठीक है, और जो ज्यादा वाला ऐसे ये है वो हो जाएगा वायलेट का। दूसरा कलर चूज करना पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा वायलेट का डेविएशन। समझ आया सबको। यस सर। हाँ, तो ये हुआ डेविएशन ऑफ वायलेट, और ये हुआ यहाँ वाला डेविएशन ऑफ रेड, ये जो ब्लू कलर का है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है क्या, कि स्टेप क्या है, स्पीड और सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया क्या। चलो अच्छा, सारा कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ रेड क्या है, ज्यादा है किससे, वेवलेंथ ऑफ वायलेट। वायलेट से। लेमडा मतलब जान गए क्या है, हाँ सर। वेवलेंथ। नाइन्थ में बताया था ना, साउंड वाले में। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो कॉसीज थ्योरम के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाँ। कम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा होता है स्पीड का, तो स्पीड किसकी ज्यादा हो जाएगी, रेड की। रेड की। ठीक है, अच्छा एक चीज और, डेविएशन। अभी याद है थोड़ी देर पहले डेविएशन हमने देखा था फॉर्मूला, किसी को याद है क्या डेविएशन का, फॉर स्मॉल एंगल डो मिनिमम इज ए ए एन माइनस टाइम्स वन। एन माइनस। हाँ, तो इसका मतलब एन अगर ज्यादा है तो उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो एन अगर ज्यादा है किसका, वायलेट का, तो डेविएशन भी किसका ज्यादा होगा, वायलेट का। तो डेविएशन भी वायलेट का ज्यादा होगा, और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है। तो बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें डिस्पर्सन में। नहीं सर। ओके गुड, ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर रख लेते हैं, डिस्पर्सन। तो मुझे लगता है डिस्पर्सन आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं एक चीज और समझा देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मिरर बस में इसमें प्रिज्म में बस डिस्पर्सन हो रहा है, कुछ और चीजों में भी आपको करा देता हूँ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। थ्रू अ ग्लास अगर बात करें हम, सपोज ये एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास। तो ग्लास में डिस्पर्सन होगा कि नहीं,
बताओ होगा क्या? होगा। कोई भी मटेरियल है, स्पीड अलग है तो डिस्पर्सन हो ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कलर कंस्टिट्यूएंट्स आ ही जाएंगे। तो ऊपर की तरफ पे रेड और बाकी सारे कुछ ऐसे आ ही जाएंगे, रेड येलो जो भी हैं, और अपना ग्रीन, ये सब, और लास्ट में वायलेट वगैरह ब्लू वगैरह भी आ जाएंगे। मैंने सारे विबग्योर नहीं बनाए हैं, बट द थिंग इज कि ये आ जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि जब ये बाहर निकलते हैं ना, तो फिर से, बिकॉज ये सरफेस और सरफेस पैरेलल होने की वजह से ये फिर से मिल जाते हैं, और मिलने के बाद फाइनली क्या बना लेते हैं, फिर से एक ही लेयर बना लेते हैं। तो इसका मतलब ग्लास में डिस्पर्सन होता है, बट क्या हम देख पाएंगे क्या उस डिस्पर्सन को? नहीं। नहीं, क्योंकि वो अंदर ही हो जाता है, हमें तो बाहर वापस से व्हाइट लाइट ही दिखेगी। सो ये व्हाइट, ये व्हाइट, क्लियर? तो डिस्पर्सन होता है, लेकिन दूसरे सरफेस में वापस से कैंसिल हो जाता है। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि डज डिस्पर्सन occurs इन ग्लास स्लैब, बताए होगा या नहीं? यस। यस, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज, कैन नॉट बी सी। यस, इट कैन नॉट बी सीन, cannot be seen or obtained on the screen, or can't be obtained on a screen। मैं क्यों ये वर्ड लिख रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे ही पूछा जाता है, कैन दिस डिस्पर्सन बी सीन इन द स्क्रीन? नहीं, सो इट कैन नॉट बी सीन और कैंट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्लियर? बिकॉज इट इज टोटली विद इन द ग्लास ओनली, जैसे ही बाहर आता है कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये था ग्लास स्लैब। अगर सोचो प्रिज्म हॉलो कर दे, हॉलो प्रिज्म, बताएं डिस्पर्सन होगा या नहीं? हॉलो प्रिज्म मतलब प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर तो है, बट मटेरियल ऐसा थोड़ा सा है बस, बाकी अंदर पूरा हॉलो है, ठीक है। अब बताएं, तो ये अंदर स्पेस है, वॉइड है, और बाहर ये ग्लास है, क्या लगता है? होगा डिस्पर्सन, होना चाहिए यार, बहुत नहीं। सिंपल है। नहीं, इट इज लाइक अ ग्लास स्लैब ओनली ना, पहले ऐसे था, जाएगा ऐसे, फिर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, सो बेसिकली ये शिफ्ट हो गया, फिर वापस से शिफ्ट हो जाएगा, बट दिखेगा आपको क्या? वाइट लाइट। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है, दोनों सरफेस ऐसे फील दे रहे हैं ना, और यहाँ पर भी दोनों सरफेस पैरेलल ही फील दे रहे हैं। अगर ऐसे कर देते दोनों सरफेस कुछ, तो देखने को मिल जाता डिस्पर्सन, बट इस हॉलो के चक्कर में अंदर डिस्पर्सन रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, तो इट फील्स लाइक ग्लास स्लैब, दैट्स व्हाई no dispersion can be seen। एयर क्लियर है? यस। ओके, ठीक है। तो फिर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर दो मिरर का यूज, दो प्रिज्म का यूज करते हैं हम, अगर हमें डिस्पर्सन नहीं देखना, तो दो प्रिज्म को उल्टा रख दो, हाँ, नहीं दिखता। तो ये आएगा, डिस्पर्स होगा, फिर ये वापस से उनको कर देगा, तो इनडायरेक्टली तो ये ग्लास स्लैब ही हो गया ना, देखो हाँ। है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वो सब कर सकते हैं, तो वो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बेसिस पे हम नई चीज़ें देखें, जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में हमने बात की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे डिस्पर्सन एक प्रोसेस है, वैसे ही क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अच्छा, स्कैटरिंग कहाँ पर होती है? दिस स्कैटरिंग इज when light passes
light passes through any medium with small particles okay, small particles like, कैसे स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे एयर पार्टिकल्स जो होते हैं, डस्ट होता है, मॉइस्चर हो गया, फॉग, ये सारा कुछ, ठीक है, फॉग, स्मोक एटसेट्रा। ऐसा कुछ है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू एनी मीडियम विद स्मॉल पार्टिकल्स, इट इज स्मॉल पार्टिकल्स, it is absorbed by them and scattered in all directions क्लियर। तो इससे होता क्या है, इससे होता यह है, इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि सपोज मॉर्निंग में आप देखते होंगे कि लाइट को आप ऐसे देख सकते हो क्या, आप देख सकते हो क्या कि लाइट आ रही है यहाँ से, सपोज मैं यहाँ पर एक होल हाँ कर दूं, अरे ऐसे अगर मैं ऐसे होल कर दूं तो आप देख नहीं सकते हो कि लाइट कहाँ जा रही है। सर, लेकिन सुबह सुबह दिखता है ना वो हाँ, तो डस्ट। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो क्यों दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर आप सुबह सुबह ऐसे किसी होल में से, आपके पास अगर कुछ वेंटिलेटर स्पेस होता है कहीं पे घर पे, तो आप देखते होंगे कि मॉर्निंग में आपको लाइट ऐसे दिखती है आते हुए, कि ये लाइट आ रही है और ये सरफेस पे आ रही है। वो क्यों होती है, एयर की वजह से, एयर, डस्ट, क्लियर। तो आप जैसे थोड़ा सा वहां पर कुछ भी आप देखो, कुछ भी यहाँ पर लेट से एयर ब्लो करो, तो आप देखोगे कि ये डिस्टॉर्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये रियल में लाइट है ही नहीं। ये किनकी वजह से लाइट है, एयर और डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्व करके निकाल रहे हैं, एब्जॉर्व करके निकाल रहे हैं, समझ आया। तो आप ऐसे सो कॉल्ड लाइट को देख ही नहीं सकते हो। मतलब आप क्या देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व कि देयर इज लाइट। मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ पे खड़े हो, आपके आईज है यहाँ पर, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। क्या आप ऐसे लाइट का पाथ बता सकते हो क्या, नहीं। नहीं। अरे सिंपल सी बात है, रूम पे है, बल्ब जल रहा है, क्या बता दोगे क्या कि ये देखो ये लाइट ऐसे जा रही है, ये जा रही है, ये एक हमारे पास आ गई, नहीं ना। तो नहीं। लाइट का जो पाथ है वो हम देख नहीं सकते, बट जब लाइट एयर और डस्ट पे पड़ती है और वो स्कैटर हो जाती है, तो हम उसको देख पाते हैं। तो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या क्लियर हो जाता है, पाथ ऑफ द लाइट जो है हमें देखने को मिल जाता है, क्लियर। सर, इसे ही रमन इफेक्ट बोलते हैं। हाँ हाँ, कोलाइडल सोल्यूशन में उन्होंने देखा, उसको रमन इफेक्ट बोलते हैं, क्लियर। टिंडल यस। इफेक्ट भी बोलते हैं। तो डिफरेंट सोल्यूशन में उन्होंने करके देखा, इसलिए इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। सो वी आर able to see the path of light in the morning through small hole, through path of light in the morning passing through small hole, ओके। तो ये वाला सिनेरियो है कि अगर स्मॉल होल से पास हो रही है तो देख पाते हैं, अगर बड़ा स्पेस है तो ज्यादा नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि जब बहुत सारी लाइट रहेगी तो रैंडम ऑल डायरेक्शन में जाती है ना वो। अगर रैंडम बहुत सारे डायरेक्शन में रहेगी तो हम इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते हैं कि वो किस तरफ जा रही है, क्लियर। यस सर। Okay, so their path becomes visible to us when there is a scattering of light due to
passing through small holes and incident dent on fog, smoke, dust, etc. due to scattering. ओके अच्छा, अभी भी आप लोग को क्या एग्जैक्टली ये समझ आया? आप लोग को क्या एग्जैक्टली समझ आया कि अभी भी पाथ क्यों दिख रहा है? सोचो, देखना, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से सोर्स से लाइट आ रही है, आपके पास लाइट आ गई। आप कब देख पाओगे? जब लाइट आपके पास आएगी। बट अभी तो ये स्ट्रेट जा रही है ना, तो लाइट आपके पास कब आएगी? यहीं पर। आप समझ रहे हो? ठीक है। अब सोचो एक अलग प्रोसेस देखना। आप यहां पर खड़े हो, लाइट जा रही है, क्या आपको दिखेगी क्या लाइट जाती हुई? नहीं। नहीं दिखेगी। बट सोचो यहां पर है पार्टिकल्स, अब वो क्या करने वाले हैं? वो इसे एब्जॉर्ब करेंगे और ऑल डायरेक्शन में एमिट करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे, ऑल डायरेक्शन में एमिट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ऑल डायरेक्शन में एमिट करेंगे। तो इसका मतलब यहां वाली भी एक रे आपके पास आएगी, ऐसे टिल्ट होके नहीं, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। समझ आया? इसका मतलब हर एक पॉइंट से हमारे पास लाइट आ रही है। दैट मीन्स दिस पाथ विल बी विजिबल टू अस। फीलिंग समझ आई सबको? एग्जैक्टली स्कैटरिंग कैसे हेल्प करती है? यस। पक्का? बाकी लोग? यस सर। ओके, गुड गुड। क्योंकि ये चीज बुक्स में नहीं लिखी होती, आप इस चीज को कभी भी बुक्स में नहीं देख सकते। बुक्स में सिर्फ लिख देता है कि स्कैटरिंग से दिख जाता है हमें, बट एग्जैक्ट फीलिंग क्या है कि क्यों पाथ दिखता है? तो रीजन बीइंग, हर एक पार्टिकल अब लाइट इमिट कर रहा है, तो बेसिकली हर एक पार्टिकल क्या बन जाता है? सोर्स बन जाता है। सो नाउ वी कैन ट्रेस कि हाँ ये लाइट का सोर्स, फिर ये लाइकवाइज दीज ऑल बिकम सोर्स, और हमें लाइट दिखने लग जाती है। ठीक है, चले, काफी है स्कैटरिंग को लेके। इसे यहाँ पे लिखना है या इरेज कर दें बेटर है? आपको समझ में आ गया होगा, और अभी मैंने बता दिया तो रिकॉल हो जाएगा जब भी जरूरत रहेगी। अच्छा, ये पॉइंट हो गया हमारा। ड्यू टू स्कैटरिंग हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। अब स्कैटरिंग की थोड़ी सी और टेक्निकल बात कर लेते हैं कि स्कैटरिंग किस कलर में कैसे क्या ज्यादा देख। अच्छा हाँ, इसे क्या बोलते हैं? दिस scattering in कोलाइडल सॉल्यूशंस। सो जो लिक्विड के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाते हैं, एक अलग कुछ भी, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, the scattering in colloidal solution is known as Tyndall effect. ओके। और दूसरी बात कि स्कैटरिंग जो होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। कब किसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग दो बातों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, वेवलेंथ पे उल्टा। क्लियर? रुको एक मिनट। स्कैटरिंग इज हायर नॉट प्रोपोर्शनल, ऐसे एग्जैक्ट नहीं होती। स्कैटरिंग इज हायर फॉर स्मॉलर वेवलेंथ्स। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं लिख सकते? मतलब मैं हमेशा ऐसे नहीं बोल सकता ना, पावर में होती है एक्चुअली। टू दी पावर लेमडा टू दी पावर 4 होता है, तो अच्छा। वो लिखने की जरूरत इसलिए मैंने नहीं समझी, क्योंकि पावर 4 आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये रिलेशन लिखा कि अगर स्कैटरिंग ज्यादा होगी किनके लिए? वेवलेंथ। एग्जैक्ट रिलेशन होता है लेमडा टू दी पावर 4। तो मतलब लेमडा अगर कम है ना, तो स्कैटरिंग बहुत ही ज्यादा होगी, पावर 4 का इफेक्ट आता है। और मीडियम पार्टिकल से भी फर्क पड़ता है। बिगर साइज के पार्टिकल
ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग इज मोर विद बिगर साइज ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो मुझे लगता है स्कैटरिंग यहां तक क्लियर होगी। स्कैटरिंग में कोई डाउट किसी को? नहीं। ओके, तो स्कैटरिंग पे बेस्ड एक सिनेरियो होता है क्या, कलर ऑफ स्काई। हाँ। कलर ऑफ स्काई, और वो ब्लू दिखने का रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो इट इज बिकॉज ऑफ scattering of light in our atmosphere। ओके, हमारे एटमॉस्फेयर पे जो लाइट का स्कैटरिंग है उसके वजह से स्कैटरिंग होती है। और कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर होगा? ब्लू। वेवलेंथ, यस, वेवलेंथ ऑफ ब्लू और वायलेट, आई विल से wavelength of violet is very less than compared to red, so that's why scattering of blue is higher, scattering of violet, scattering of violet। अच्छा, violet मतलब violet के हायर है, ठीक है, लेकिन बाकी कलर भी तो रहेंगे ना, तो इसका मतलब ये उन सबको मिला के जो कलर मिलता है वो हमें स्काई ब्लू कलर मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब स्कैटरिंग ज्यादा है तो फील करना है आपको कि सपोज हम यहाँ पर हैं, ये अर्थ है और हम यहाँ पर हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर है बहुत सारा, ठीक है, तो हमारे पास व्हाइट लाइट आनी चाहिए थी। ठीक, हमारे पास यहाँ सोर्स से व्हाइट लाइट आनी चाहिए थी, सोर्स, ये व्हाइट लाइट आ गई, ठीक है, व्हाइट। बट बिकॉज ये एटमॉस्फेयर है तो ये क्या कर रहा होगा, स्कैटर कर रहा होगा। ठीक है, तो व्हाइट लाइट अब ये स्कैटरिंग कर रहा होगा, जब ये स्कैटर करेगा तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटरिंग में दिखेगा? ब्लू। तो ये जो हमने यहां पर बताई है ये स्कैटरिंग बताई है आपको। स्कैटरिंग में क्या होगा, ब्लू ज्यादा स्कैटर होगा। तो वो जो मैंने बताया ना बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और आप यहां पर हो, तो आप जो ऑब्जर्व करोगे वो किसके थ्रू ऑब्जर्व करोगे? ब्लू वाली लाइट आपके पास ज्यादा आ रही है, ठीक है, हाँ। और रेड वाली कम स्कैटर हो पा रही है, इसलिए आपके पास ज्यादा नहीं आ रही है। ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड होल्ड अ मिनट। ओके, तो सिचुएशन समझ में आई कि रेड कलर बहुत स्कैटर नहीं होता है, सिर्फ वायलेट ज्यादा स्कैटर होता है। तो हमारे पास वायलेट और ब्लू, हमारे पास घूम के इधर उधर से कौन से कलर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? ब्लू की। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैटर हुआ है, सारे पार्टिकल के थ्रू स्कैटर होकर आपके पास आ गया है। डन। यस। अच्छा, सोचो अगर ये स्कैटरिंग नहीं होती तो हमें फिर स्काई कैसा दिखता, व्हाइट दिखता क्या? दिखता ही नहीं। दिखता ही नहीं। रीजन बीइंग, क्योंकि लाइट का पाथ थोड़े ना आप देख लेते, तो क्या आप व्हाइट लाइट का पाथ देख लेते क्या? नहीं, आप तो सिर्फ सन को देख पाते, बाकी कुछ दिखता क्या आपको? नहीं। नहीं दिखता। तो इसका मतलब क्या है कि इफ नो एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ then sky would look dark। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम बात बताएं कि जैसे थॉट आता है कि
ऑल डेंजर सिग्नल्स आर रेड, क्यों? ऑल डेंजर, यस, ओके, सो ऑल डेंजर सिग्नल्स आर रेड बिकॉज क्या रीजन है? रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती या बिकॉज रेड scatters the least, so will reach longest, it will reach longest, क्लियर? ठीक है, कुछ और फिनोमिना होते हैं जैसे कलर ड्यूरिंग सनसेट। अच्छा, अर्ली सनराइज अर्ली सनसेट ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया था। है। हाँ, ओके, कलर ऑफ सनराइज सनसेट देख लें। सनराइज एंड सनसेट, तो सनराइज और सनसेट में जो डिफरेंट कलर देखने को मिलता है, जस्ट अ मिनट, ओके, तो कलर ऑफ सनराइज सनसेट भी देख सकते हैं। बहुत इजीली समझ में आ रहा है क्या कि जब सनराइज हो रहा है तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, ये बहुत ज्यादा होती है ना, तो इसका मतलब ये कि स्कैटरिंग का टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ब्लू आ रहे कलर है वो मोस्ट ऑफ द कलर स्कैटर हो जाएंगे, और हमारे पास जो ब्लू आ रहा है बहुत थोड़ा सा आ रहा होगा, क्लियर? लेकिन जो रेड है वो तो हमारे पास स्ट्रेट आ रहा है ना अभी, तो जो ऊपर के कलर है रेड और ये सारे वो ज्यादा होते हैं। तो जब सन यहाँ पर होता है तो सबसे पहले एकदम रेड दिखता है, फिर धीरे धीरे ऑरेंज होने लगता है, येलो होने लग जाता है, और फिर नॉर्मल वाइट हो जाता है, क्लियर? तो रीजन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। और आफ्टरनून में क्या होता है? आफ्टरनून में देखो डिस्टेंस कवर्ड ऑलमोस्ट लीस्ट है, तो स्कैटरिंग क्या होती है? कम। सो ये क्या है? ड्यू टू डिस्टेंस मोर स्कैटरिंग होती है। ओके, सो रिमेन्स क्या है? रिमेनिंग कलर्स आर seen during sunrise, ओके, समझ आया सबको? यस, ओके, गुड। नेक्स्ट है सनराइज एंड सनसेट, सॉरी सनराइज सनसेट तो हो गया, वो तो रेनबो फॉर्मेशन है, रेनबो फॉर्मेशन देखें, रेनबो फॉर्मेशन कैसे रहेगा? तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए, रेनबो फॉर्मेशन पे अगर हम ध्यान दें तो रेनबो फॉर्मेशन तभी हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन, प्राइम कंडीशन है रेनबो फॉर्मेशन की, कि द लाइट मस्ट बी कमिंग बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ओके, सो द लाइट और सन must be back side of the observer, क्लियर? तो कभी भी आपको सन के साइड नहीं मिलेगा, अगर इस तरफ सन है तो आप इस तरफ देखोगे तो रेनबो कभी नहीं इस तरफ दिखेगा, हमेशा रेनबो को इस तरफ दिखेगा, सन के अपोजिट साइड। क्यों? क्योंकि रेनबो में देखें क्या होता है, तो रेनबो फॉर्मेशन में, इन रेनबो फॉर्मेशन क्या हो रहा है? डिस्पर्सन डिस्पर्सन तो हो रहा है, एंड टी आई आर मतलब क्या है? टोटल इंटरनल टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोथ अकर्स,
तो दो चीजें होते हैं, TIR और हमारा ये डिस्पर्सन। देखें क्या सिचुएशन हुई, तो फिगर से देख के समझ में आ जाएगा क्लियरली। क्या लाइट इंटर की, अंदर डिस्पर्स हुई दो कलर में, लेकिन यहां से बाहर निकलने की जगह क्या कर जाए ये लाइट, TIR कर जाए। अगर फिर ये वापस TIR कर जाए और अब बाहर निकले, तभी स्पेसिफिक केस में रेनबो आपको दिखने को मिलेगा। मतलब क्या, दो बार TIR हो जाए। सोचो दो बार TIR नहीं हुआ, एक ही बार हुआ, तो ये लाइट इंटर की, डेविएट हुई और यहाँ पर TIR हो जाए और बाहर निकल आई, तो भी आपको रेनबो दिखने को मिलेगा। बट हमें पता है कि जब यहाँ से एक बार लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर ऐसे डेविएट होकर हमारे पास आ रही है, तो रेड सबसे कम डेविएट होगा ना, तो रेड हमारे पास कैसे पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा, और फिर वायलेट नीचे। तो इसलिए जब हम प्राइमरी रेनबो देखते हैं तो वायलेट कहाँ पर मिलता है, नीचे, और रेड ऊपर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, देखें तो दो टाइप के रेनबो हम देख सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दो रेनबो को देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी देखने को मिले, मतलब दो TIR होना थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक TIR होगा तो रेनबो आपको देखने को मिलेगा। काम की बात क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो प्राइमरी रेनबो होगा उसमें वॉयलेट कहाँ होगा, नीचे, और रेड कहाँ पर होगा, ऊपर। देख रहे हैं, वॉयलेट नीचे आएगा, रेड ऊपर आएगा। बट जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें वॉयलेट ऊपर होगा, नीचे रेड होगा। ये बहुत ही स्पेसिफिक फिनोमेना देखने को मिलती है कि सेकेंडरी रेनबो क्या मिलेगा, उल्टा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि दो बार TIR होने से रिवर्ट हो गई है वॉयलेट और रेड की कंडीशन। ओके, यस। तो रेनबो फॉर्मेशन हमें याद रहेगा। दूसरी बात, TIR होने के चांसेस कब है, जब वाटर के एंगल से कम रहेगा इंसिडेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो रेनबो फॉर्मेशन है वो ऐसे हर एंगल पर पॉसिबल नहीं है। जब लाइट रे किस एंगल पर होगी, 42 डिग्री के रेंज में होगी, तभी हमें देखने को मिल सकता है। तो दो चीजें, इधर सनलाइट ऐसे स्ट्रेट आ रही हो, जो कि होगा नहीं, तो रेन किसी एंगल पर गिर रही हो और सनलाइट किसी एंगल पर गिर रहे हैं, तो वो एंगल अगर इस तरीके से स्पेसिफिक मेंटेन हुआ 42 डिग्री का, 40 से 42 डिग्री का, तो हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। इसका मतलब रेनबो हर समय नहीं मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक केस में मिलेगा, जब जब वाटर ड्रॉप्स पे पड़ने वाली लाइट कैसी होगी, 42 डिग्री की होगी, तभी मिलेगा। तो यूजुअली ये एंगल कब देखने को मिल जाता है, शाम को 3 बजे के बाद, नियरली 3 to 4 o'clock के रेंज में, नियरली 3 to 4 o'clock के रेंज में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस एंगल के। इवन वाटर ड्रॉप क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो सबसे ज्यादा रेनबो दिखने की पॉसिबिलिटी इस रेंज में होती है। लेकिन अलग केस में भी मिल सकती है, अगर ये रेन स्ट्रेट होने की जगह कैसी हो जाए, रेन खुद टिल्ट हो जाए, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, सन रेज को टिल्ट होने की जरूरत नहीं है। क्लियर, रेनबो यस। फॉर्मेशन। ओके, यस चलिए, सर। ठीक है। तो यहां तक हमारा डिस्पर्सन और जो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म था, ये पार्ट था हमारा दोनों चीजों को लेकर। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, ह्यूमन आई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ह्यूमन आई। समझे, तो ह्यूमन आई क्या है, ह्यूमन आई में हमें कुछ चीजें देखनी है कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है और उसमें क्या क्या थोड़े से डिफेक्ट्स और चीजें होती हैं वो। अच्छा, बेसिकली बुक में से आपने पढ़ लिया होगा, ह्यूमन आई आपके 10th की बुक में है, NCERT में। तो बुक में से आपने सारी चीजें पढ़ ली होंगी, मैं जस्ट एक बार ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर रहे चीजें। ओके, ठीक है। तो नॉर्मल लेट्स से हमारा आई बॉल है एक सर्कुलर, यहाँ का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा बल्जिंग होता है, ये, ठीक है। तो इस पर एक थिन लेयर होती है जो ये बल्जिंग सरफेस होता है,
और इसके बाद ये पूरा यहाँ पर लिक्विड होता है एक, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा क्या है, एक लिक्विड रहता है। यहाँ पर बीच में एक स्पेस रहेगा हमारे पास, ओके। और इसके साथ हमारा कनेक्टेड रहता है लेंस। यहाँ पर हमारा लेंस कनेक्टेड होता है और ये थ्रू सिलियरी मसल्स ऐसा टाइटन रहता है, थ्रू मसल्स ये लेंस टाइटन रहता है, ओके। फिर हम बात करें, यहाँ पर हमारा स्पेस होता है जिसमें ये सारे नर्व्स जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डॉटेड ऐसे सेल्स होती हैं, यहाँ पर ऐसे डॉटेड सेल्स होती हैं, कोनिकल सिलेंड्रिकल दोनों टाइप की, ठीक है। सेंसरी सेल्स होती हैं और यहाँ पर हमारे ऑप्टिकल नर्व्स जा रहे हैं। ये पूरा एक जेनरिक स्ट्रक्चर ऑफ आई है। इसमें सारी चीज़ों को हम पहले डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको नहीं पता है तो आप बताते जाएंगे, क्लियर। तो मैं इनको बहुत डिटेल पे अलग से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ नेम यहाँ पर लिखूंगा। सबसे ऊपर ये जो थिन लेयर होती है इसे बोलते हैं कॉर्निया, क्लियर है ये सबको, कॉर्निया। हाँ हाँ, कॉर्निया के बाद बात करें तो ये जो नेक्स्ट लेयर है, ये यहाँ पर कॉर्निया के बाद ये, ठीक है, इसको बोलते हैं आइरिस। तो ये आइरिस क्या है, ये एग्जैक्ट कलर है हमारे आइज का, जो कलर होता है, मतलब जो आइज जैसे ब्लैक होती हैं, कुछ ब्राउन होता है, तो वो किसके वजह से होती हैं, आइरिस के वजह से। हाँ, ओके। तो ये मैं यहाँ पे चाहिए तो हाँ, यही कलर है हम पे, ठीक है, ये ब्लू कर देते हैं। ये आइरिस जो हो गया वो एक्चुअल कलर बताता है। उसके बाद बीच में मैंने तो ज्यादा कर दिया ब्लैक कलर, ये छोटा सा ही होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेन जो लाइट होती है, अंदर लाइट जाती हाँ, लाइट अंदर प्यूपिल के थ्रू ही जाती है, बाकी सारी चीजों से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर ये हमारा लिक्विड रहता है, यहाँ पर लिक्विड, ये कैसा सॉल्यूशन होता है, एक्वस। तो इसे हम बोलते हैं एक्वस, एक्वस स्विमर, ओके। उसके बाद ये हमारा लेंस होता है, ये लेंस किन से बना होता है, मसल्स के थ्रू बना होता है, सेल्स के थ्रू, क्लियर। तो ये हमारा लेंस हो जाता है, आई लेंस बोलते हैं इसे, ओके। इसके बाद ये सेंसरी सेल्स होती हैं, ठीक है, सेंसरी, रॉड्स एंड कोन्स, हाँ रॉड्स एंड कोन्स। हाँ, तो ये सिलेंड्रिकल और कोन्स के फॉर्मेट में होते हैं, जिसके पूरे कॉम्बिनेशन को, इस सरफेस को बोलते हैं रेटिना। रेटिना, ओके। ये जो रेड कलर से थी इनको बोलते हैं सिलेरी मसल्स, ओके। और फिर ये जो जिनके थ्रू जाने वाला है सिग्नल, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, ओके। तो ये जो स्टैंडर्ड साइज है, एक स्टैंडर्ड आई बॉल साइज है, ये जो डायमीटर होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर होती है, स्टैंडर्ड आई बॉल की, ठीक है। अब ऐसा नहीं छोटे बच्चे में तो कम होगा, बड़ों पे ज्यादा होगा, ऐसा सब पे डिफरेंट होगा। ये कि एवरेज है, एवरेज डायमीटर जो साइज होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर भी एक लिक्विड ही होता है, ओके। सर या सर वो लिक्विड की वजह से लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती क्या? नहीं, उस लिक्विड के वजह से लाइट रिफ्रैक्ट होने वाली है, सबके वजह से लाइट रिफ्रैक्ट होती ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जैसे सपोज यहाँ पर है और हम यहाँ पर है अभी, तो जितनी रिफ्लेक्ट होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी ना, इस सरफेस पे आने के बाद ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट जितनी होगी, जैसे ये मटेरियल है,
ठीक है, तो इस पे किसी अलग एंगल पर आ रही है, और ये जो मटेरियल है तो इस पे अलग एंगल पर आ रही है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा वहां पर। ठीक है, लेकिन हम सबका कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। ओके सर। ठीक है, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। मतलब इट इज लाइक कि मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं कि ये डेंसर है, तो डेंसर टू रेयरर जाने वाला है, तो रिफ्रैक्ट होगा ही होगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन में हम उसको अलग से नहीं लेते हैं। कैलकुलेशन में हम सिर्फ लेंस की बात ही करते हैं, क्योंकि लेंस के रेस्पेक्ट में इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली उतना ही रहता है, सेम, तो इसलिए उतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आता उसका। ठीक है, इसका ओके रिफ्रैक्टिव सर। इंडेक्स काफी कम है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो लेंस की कैलकुलेशन में याद है मैंने आपको बताया था कि इस तरफ मीडियम अगर अलग है, इस तरफ मीडियम अलग है, तो दोनों की वजह से नेट इफेक्टिव हम फोकल लेंथ निकालेंगे। ठीक है, और वो इफेक्टिव फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि ये लेंस किस मीडियम पे रखा है। तो ये लेंस एक डिफरेंट मीडियम पे रखा है, तो उसका भी इफेक्ट आएगा। वो ओवरऑल हम सॉल्विंग फोकस करते हैं। चले, तो सारी चीजों का यूज आपको पता है, सिर्फ हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग की कुछ काम की बातों पे। जैसे पहली काम की बात है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ह्यूमन आई पर सारे टर्म्स अगर आपको क्लियर है, तो पहले हमारा स्टार्टिंग होता है क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? पावर एकोमोडेशन क्या है कि जो लेंस है वो मसल्स के थ्रू टाइटेन होता है, तो उसको स्ट्रेच करके उसके साइज को, कर्वेचर को चेंज कर सकते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब ये है, यू कैन एडजस्ट द दीज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, सो पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या है? टू एडजस्ट the or the ability to adjust the size का मीनिंग क्या है? कर्वेचर। साइज मीन्स कर्वेचर ऑफ आई लेंस, thus its focal length and power। समझ आया सबको? क्या होता है कि ये जो लेंस है, इसको अगर हमने स्ट्रेच किया, अगर ये एक जर्नल लेंस है और अगर इसे स्ट्रेच किया तो ये थिन हो जाएगा ना। क्लियर? तो स्ट्रेच में क्या होगा? ये थिन होगा, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? ज्यादा। हाँ, रेडियस क्या होगी पहले ये बताओ। अगर एक कर्वेचर ऐसे है और एक कर्वेचर ऐसे शार्प हो गया, सर रेडियस ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, तो रेडियस ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा। है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला, हाँ ठीक है, सॉरी, ज्यादा होगा। तो रेडियस ज्यादा मतलब फोकल लेंथ ज्यादा, मतलब पावर क्या होगी? पावर कम होगी। कम कम हो होगी। जाएगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन रहता है कि पावर हम एडजस्ट कर सकते हैं, बीइंग रिलैक्स्ड, और ये क्या है? स्ट्रेच्ड। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि हम अपना पावर एडजस्ट कर सकते हैं एक रिलैक्स स्टेट में रह के, और एक उस पर फोकस और प्रेशर डाल के। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इस पावर का। पावर ऑफ एकोमोडेशन की हम किस तरीके से पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। डन? अच्छा, तो एडजस्ट करने की भी एक लिमिट होती है, लिमिट ऑफ एडजस्टमेंट हम उसे बोल सकते हैं कि कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो लिमिट ऑफ एडजस्टमेंट, limit of adjustment, it is different for different person।
ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट की लिमिट होती है वो सबके अलग अलग होगी। सो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ओके, तो डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये अलग होती है। ठीक, अच्छा, तो ये जो मिनिमम लिमिट होती है, आप फील करो कि जैसे आपके आईज हैं, आप ऑब्जेक्ट दूर रखा है, आप नॉर्मल रिलैक्स हो, सोचो मैं बहुत ही पास लाता जाता हूँ, लेट से मैं बोलता हूँ बुक में मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप मोबाइल में अभी देख रहे हो मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो अभी आप मोबाइल को थोड़ा दूर रखो, एक 50 सेंटीमीटर पे रखो, तो आप रिलैक्स रहोगे। अब मोबाइल को जरा पास लेके आओ, पास 25 सेंटीमीटर, आप देखो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को मैं थोड़ा सा पहले लिख के देता हूं, लिख के आपको समझाता हूं। इसे समझेंगे कैसे? लेट्स से रीडिंग समथिंग फ्रॉम बुक। क्लियर? तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली अगर हम बात करें, बुक अगर केप्ट करते हैं, बुक इज केप्ट एट 1 मीटर, तो हमें कैसा फील होगा? रिलैक्स्ड। बुक को अगर 1 मीटर की जगह मैं 50 सेंटीमीटर पे रख दूं, तब भी आपको कैसा लगेगा? रिलैक्स्ड। लेकिन अगर मैं 25 सेंटीमीटर रख दूं, तो आपको क्या आएगा? काफी स्ट्रेन आएगा बुक को रीड करने में, काफी स्ट्रेन आएगा। और अगर मैं इवन कम कर दूं, 15 सेंटीमीटर कर दूं, तो क्या आएगा? हाई स्ट्रेन और ब्लर। समझ आया? ये फील हुआ कि नहीं सबको? पहले ये बताओ। हाँ सर। हाँ, तो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए अलग है ये, मतलब अगर आप देख रहे हो तो अलग होगा, आप एक 40 ईयर ओल्ड पर्सन से पूछोगे तो अलग रहेगा ये डिस्टेंस, कि उनको कहाँ पे टेंशन आ रहा है, तो सबके लिए ये अलग रहता है। बट हमने एक एवरेज निकाल लिया हुआ है सारे एज ग्रुप का। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ ऑल एज ग्रुप, आई कैन से द एवरेज for all groups comes at 25 centimeter. So this 25 centimeter is called distance of distinct vision. So this is called distance of distinct vision. क्लियर? और इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितनी हो जाती है? 25 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग समझ में आया आपको? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब आप दो चीजों को डिस्टिंक्ट देख पा रहे हो, ऐसी मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या है, उससे कम पे वो दोनों चीजें आपको ब्लर दिखने लगेंगी। थॉट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब क्या है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का? यस सर। ओके, गुड। तो यहां तक हमने चीजें देख ली कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, कि आई लेंस को हम एडजस्ट कर पा रहे हैं, और लिमिट ऑफ एडजस्टमेंट क्या हो जाती है, कि हम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से ज्यादा पास को ब्लर देख पाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ेगा, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये फाइनल हमारी रेंज है। क्लियर? अच्छा, यस। अब क्या होता है कि डिफरेंट एज ग्रुप में ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ये एडजस्ट नहीं हो पाती है, तो उसलिए वहां पर क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। लास्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स का, यहां से हमारा लाइट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या क्या डिफेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे मायो पहला है मायोपिया, ऑलरेडी आप लोग को पता है, थोड़ा सा हम और कुछ चीजें देख सकते हैं। मायोपिया, चलो बताएं, ऑलरेडी वैसे पता होना चाहिए आप लोग को, मायोपिया कब होता है?
जब हमें दूर का नहीं दिखता तब मायोपिया। ओके ठीक है, तो मायोपिया को हम क्या सिचुएशन बोलते हैं कि नियर साइटेडनेस है। मायोपिया को हम क्या बोलते हैं? नियर साइटेड। नियर साइटेडनेस है। सर यानी लेंस से कन्वर्ज होने वाली जो दो रेज है वो रेटिना पे नहीं उसके पहले हाँ, converge हो जाती पहले बन जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। यहाँ पे हम देख लेंगे काम की बातें क्या क्या है मायोपिया में। सबसे पहली बात सीखो, अगर कभी टेंशन हो लेट से, तो पहली बात समझ लो कि ये मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है। मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है मतलब ये, आप ये चीज फील करो कि अगर आप एक स्टूडेंट और आप एक 20 स्टूडेंट्स को जानते हो जिसमें से 5 लोग स्पेक्स यूज करते हैं, तो अगर आप स्पेक्स देखोगे तो उन सारे लोग के स्पेक्स कॉनकेव होते हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे उन्हें ऐसे स्ट्रेट पकड़ के, यू विल सी दोज ग्लासेस विल बी कॉनकेव, ठीक है, और कॉन्वेक्स नहीं। तो ये याद रखना है कि सबसे कॉमन जो डिफेक्ट होता है वो मायोपिया होता है, और उसको क्योर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव। ये लॉजिक याद रखना है, उसके बाद हम बाकी सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात समझना है कि मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि साइटेडनेस नियर का ही बेटर रहता है, दूर का नहीं। तो पर्सन विद दिस डिफेक्ट person with this defect is unable to see for very far objects clearly. इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधा हो गया, उसे दिख नहीं रहा, क्लियरली नहीं दिखेंगे, डिस्टिंक्ट नहीं दिखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमें याद है कि कॉनकेव लेंस यूज करना है, तो कॉनकेव लेंस तो रेज को दूर करने के काम आता है ना। इसका मतलब हमारे लेंस ने क्या प्रॉब्लम कर दी होगी? हमारे लेंस ने रेज को पास ले आया होगा। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं कि लेट से रेज दूर से आ रही हैं, ठीक है, लेट से रेज पास से आ रही हैं, अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि रेज ऐसे जा रही हैं और हमें उन्हें रेटिना पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर लाना पड़ेगा। तो देखो ज्यादा डेविएट करना है ना, डेविएट ज्यादा करना है ना काफी, तो इसका मतलब इस केस में पावर क्या होगी? ज्यादा होगी, पावर इज मोर। ठीक, अब सोचो, यहां पर हमने चेंज कर दिया आई बॉल, हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा? दूर रखा है। ऑब्जेक्ट नियर बाई है अभी इस केस में। इस केस में, पहले केस में क्या है? ऑब्जेक्ट नियर बाई है। ऑब्जेक्ट जो है नियर बाय है, और यहां पर हम क्या करने वाले हैं? पैरेलल रेज डालने वाले हैं। क्लियर? तो पैरेलल रेज मतलब फॉर ऑब्जेक्ट, वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगा तो रेज कैसी आएंगी? पैरेलल। अब सिचुएशन देखो, हमें पता था कि ये पहले बहुत डेविएट कर रहा था, अभी रेज आ रही थी ऐसे, और हमें सिर्फ कहां तक पहुंचाना? रेटिना तक। तो यार कम डेविएट करना चाहिए ना। देखो पहले रेज जा रही थी इतनी, डेविएट कर दिया इतना, तो बेसिकली अब हमें जरूरत के हिसाब से, दूर के ऑब्जेक्ट है तो हमें कम प्रेशर डालना पड़ेगा, पास के ऑब्जेक्ट है तो हमें पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा। बट अभी दूर के हैं तो पावर कम लगाना है। लेकिन सोचो लेंस अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और वो उतनी ही पावर लगा देगा, तो इसका मतलब क्या करेगा? वो पहले बेंट करा देगा उन्हें, तो रेटिना से पहले बेंट हो जाएगी। so if power is not adjusted, power is not adjusted, then क्या सिचुएशन होगी? इमेज पहले फॉर्म हो जाएगा। दिस इज अवर इमेज। तो क्या ये लिखने की जरूरत है कि इमेज विल फॉर्म बिफोर दिस? नहीं, जरूरत नहीं है। तो इसे क्योर करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? हमें लेंस को, हमारे आई लेंस को फील कराना चाहिए कि द रेज आर नॉट कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, दे आर कमिंग फ्रॉम अ
पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसका मतलब अगर रेज ऐसे आ रही हैं तो उन्हें लगना ही नहीं चाहिए कि इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो वो यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है कि रेज ऐसे आ रही हैं, अब वो लेंस के पास रेज ऐसे भेजता है कि लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। समझ आया? ये लेंस क्या करता है, ये लेंस रेज को ऐसे डाइवर्ट कर देता है कि ऐसी फील आती है कि द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट लाइक दिस। समझ आया सबको? हाँ, यस। और अगर पास में फील देगा तो वो तो ज्यादा ही बेंट कराने वाला है ना, तो वो यहाँ पर फाइनल इमेज बना देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक कॉनकेव यूज करना पड़ेगा, यूज्ड टू क्योर इट। ओके, तो सबको क्लियर है यार मायोपिया? यस। मायोपिया क्या सिचुएशन है और उसे कैसे क्योर कर सकते हैं? ओके, बाकी सारे सिंपल से हैं, दूसरे भी देख लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन था, लेकिन मायोपिया का ये जरूर याद रखना है कि बहुत ही कॉमन सा है। दूसरा क्या है, मायोपिया के बाद हाइपर मेट्रोपिया। पेपर मेट्रो। हम्म, हाइपरमेट्रोपी, और इसे क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। था। ओके, फार साइटेडनेस मतलब क्या होगा कि इस बार दूर का दिखेगा और पास का नहीं दिखेगा। तो ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, मतलब काफ़ी रेयर है, सो इट इज़ नॉट दैट कॉमन। बट काम की बात क्या है कि पर्सन विद दिस डिफेक्ट क्या सिचुएशन होगी उसको, पर्सन विद दिस डिफेक्ट इज अनेबल टू see nearby objects clearly। तो इस केस में क्या है, इस केस में पावर क्या है, लेंस की कम हो जाती है। तो लेंस की पावर कम हो जाती है, मतलब उसको अरेंज करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने के लिए। सो एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ये सिचुएशन हो गया अपना। सो अभी क्लियर है हमें कि दूर के ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें, दूर के ऑब्जेक्ट को, तो लेंस क्या कर रहा है, ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, लेस पावर इज यूज्ड। सो यहां पर क्या है, लेस पावर इज यूज्ड। ओके, अब सोचो अगर ऑब्जेक्ट पास में आ जाए तो इसका मतलब जाना चाहिए यहां, ठीक है, लेकिन अगर पावर वो लेस यूज करेगा तो ज्यादा बेंट करा ही नहीं पाएगा ना। अगर वो पावर लेस यूज करेगा तो ज्यादा बेंट ही नहीं करा पाएगा। बिकॉज ऑफ दिस लेस पावर इमेज कहाँ बनता है, बहुत ही पीछे बनता है। क्लियर? तो ये मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, पावर एडजस्ट अगर नहीं हो रही है, लेस है, तो इमेज क्या बनेगा, दूर बनेगा। तो फिर हमें उसे और कन्वर्ज करा के एक बेसिक वाली फील दिलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक क्या लगा देते हैं, और एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं जिससे फाइनल कन्वर्ज हो जाए। तो ये जो दूर की रेज आ रही हैं, ये पास के ऑब्जेक्ट है जो कि नहीं दिखने वाला था, तो वो रेज जाए, इससे और कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, ये और कन्वर्ज कर दे, और ये फाइनली कन्वर्ज करके यहाँ पर ले आए। समझ आया? तो टू क्योर कौन सा ही लेंस यूज करते हैं, यस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? यस। ओके, लास्ट टू, जस्ट 2 more minutes विल टेक। तो नेक्स्ट क्या है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, थर्ड क्या है, थर्ड प्रेसबायोपिया। ओके, प्रेसबायोपिया क्या है, प्रेसबायोपिया कि उसको दोनों नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो पर्सन विद दिस डिफेक्ट, सर ये एज रिलेटेड होता है या एज ना? रिलेटेड है। सो पर्सन विद दिस डिफेक्ट is not able to see
नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसे क्योर करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों चीजें साथ में लेके आनी पड़ेगी। मतलब ये आई बॉल है, हमें इसे क्योर करना है, तो अभी एक बात है कि दोनों लेंस अगर एक साथ आपने लगा दिए तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना, वापस से ये खत्म ही हो गया। तो हमें पता है कि दूर का देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव। अगर हमें दूर का नहीं दिख रहा है तो कॉनकेव। तो एक बेसिक ह्यूमन फीलिंग है कि जब हमें दूर का देखना होता है तो हम अपनी आईज कैसे करते हैं, अप, और जब डाउन देखना हो मतलब पास का तो आईज क्या करते हैं, डाउन। तो उसी चीज को लेके जो लेंस बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। देखें, जो लेंस बनाया जाता है उसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। तो बेसिकली ये होता है एक बाईफोकल लेंस। ये यूज किया जाता है इसे क्योर करने में। बाईफोकल लेंस मतलब जिसका अपर पार्ट क्या होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है, और लोअर पार्ट क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्लियर। तो इसका मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए मतलब यूज होता है क्या, कॉनकेव फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनको जो है पहुंचने वाला है इसके थ्रू, और जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो पहुंचने वाले हैं इसके थ्रू। क्लियर। यस सर। ओके, सो बाईफोकल लेंस होके समझ में आया सबको। हाँ सर। ओके, एक और फोर्थ लास्ट होता है, ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट है, एक लास्ट ये एस्टिग्मेटिज्म। बता एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। ओके, सो पर्सन विद दिस डिफेक्ट, this defect has a lack of person with this defect has a uh, lack of sense of direction। बढ़िया है। बता रहे हैं। तो मतलब ये तो क्लियर है कि एस्टिग्मेटिज्म वाले को ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं होता है। अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है, मतलब क्या है, सपोज ये लाइंस है, वो लाइंस उसको ऐसे कर्व दिखेंगी। अगर ये लाइंस इसे कर्व दिखेंगी मतलब एक बार ले लें अगर हम ऐसा ऐसा, तो वो उसे ऐसा दिखेगा ही नहीं, वो उसे ऐसा दिखेगा। क्लियर। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे सपोज ये कार है और आप ये कार है, तो जब आप ऐसे मूव कर, ये कार नहीं, सपोज ऐसा क्लासरूम है, यहाँ पे दो टेबल लगी हैं, ठीक है, तो ये टेबल का जो एज है वो उसको स्ट्रेट ऐसे फील ही नहीं होने वाला, वो ऐसे कर्व्ड फील होने वाला है। तो इसका मतलब उसका माइंड ऑटोमेटिक बोलेगा कि ओके देयर इज इनफ स्पेस, आप ऐसे जा सकते हो यहाँ से, और वो इससे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है ड्यू टू वेरिएंट टाइप ऑफ कर्वेचर्स, उसके माइंड जो है वो इंटरप्रेट करना बंद कर देता है चीजों को उतना स्ट्रेट, इसलिए वो सेंस ऑफ डायरेक्शन उसमें लूज होने लग जाता है। रीजन क्या है, कर्वेचर। रीजन क्या है कि उसको चीजें कैसी दिख रही हैं, कर्ड शेप पे दिखने वाली हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि पर्सन को वो चीजें क्या दिखती हैं, डिफ्लेक्टेड दिखती हैं। तो ऐसा पता है क्यों होता है, लेंस, सपोज ये लेंस है और किसी रीजन की वजह से लिक्विड इसको स्मूथ बना के रखता है, सोचो वो लिक्विड ड्राई आउट हो, तो ये मसल्स इसके सरफेस को अगर इरेगुलर कर दें, मतलब देखें क्या, ऐसे ऐसे, ये मसल्स है ना, ये स्मूथ होनी चाहिए, अगर ये ऐसे इरेगुलर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, जो अंदर लाइट जाने वाली है उस सबको डिफरेंट कर्वेचर फील होगा, इसको अलग कर्वेचर, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, अलग। तो बड़े डिफरेंट कर्वेचर मतलब बहुत सारी फोकल लेंथ, मतलब बहुत सारा अलग अलग इमेज। ये लाइन है, इसका इमेज जो बनेगा तो पता चला कुछ इस तरीके से बन रहा है। समझ आया। हाँ सर।
ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया उसका इमेज। कुछ भी डिस्टॉर्टेड बन सकता है और ये हो गया उसका इमेज। सो ड्यू टू इरेगुलर it is caused due to irregular cornea और लेंस। अगर कॉर्निया भी इरेगुलर है तो भी वो स्टार्टिंग से ही गड़बड़ कर देगा, और अगर लेंस गड़बड़ है तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसको क्योर कर सकते हैं ऑपरेशन के थ्रू, मतलब ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो नहीं कर सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज़, इसको अगर एक वन डायरेक्शनल है, जैसे ये मैंने अभी दिखाया, ये क्या है, नियरली वन डायरेक्शनल है, कुछ में ऐसा भी देखने को मिलता है इस तरीके का, तो ये टू वे हो गया, देख रहे हैं। तो अगर ये टू डायरेक्शनल है तो फिर इसको नॉर्मली क्योर नहीं कर सकते। तो अगर वन डायरेक्शनल है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज कर सकते हैं। सो दिस कैन बी cured up to certain limit using cylindrical lens। ओके, तो यहां तक क्लियर है सबको? यस। हाँ ओके, सर। गुड गुड। चले, तो यार ये ठीक था यहाँ तक जो आज हमने डिस्कस किया हुआ है लाइट का। सो बेसिकली लाइट का पूरा टॉपिक आपका क्लास 10th लेवल का और फाउंडेशन का पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है हमने। ओके, यस यस सर। सर। चलेगा। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चले फिर आज के लिए फिर काफ़ी है इतना। हाँ, लाइट हमारा कंप्लीट होता है पूरा। यस। ओके, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। या बाय बाय। सर